Hello everyone, welcome to the last lecture, the final lecture of the vectors in 3D. Okay, there is not much left study or to be discussed. Okay, whatever the theory part or the questions we have already discussed. So in this lecture we will be solving some of the recent year questions, previous year questions. We will be taking 2017, 18 and 19 JEE advanced questions. Okay, just to get the feel about real problems that are being asked in the exams, to further gain our confidence that whatever we have discussed or studied or learned is quite sufficient enough to deal such problems. Okay, but before moving on to such problems, let us discuss this regular tetrahedron. Okay, so let's get started. ठीक है, ये हमने एक रेगुलर टेट्राहेड्रन कंसीडर करा. टेट्राहेड्रन पहले भी आ चुका है हमारे डिस्कशन में. आई होप आपको याद होगा. ये एक हमारा वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स हैं हमारे इसके, तो एक वर्टेक्स हमने अपना ओरिजिन रख लिया और बाकी 3 वर्टेक्स ए बी सी जिनके पोजीशन वेक्टर जो है वो रेस्पेक्टिवली ए बी सी वेक्टर्स में मान लेता हूँ. ठीक, ये चलो इसको हम लोग अपना बेस बोल देते हैं. और फिर ये 4 जो है वो ट्रायंगुलर और रेगुलर है. इसका मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस ये हमारे पास है. ठीक, 4 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस. तो कुछ कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं. जैसे पहला चीज़ है हाउ टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन. हाउ टू डिटरमाइन, देखो 2 एज के बीच का एंगल तो पूछेगा नहीं. एज जैसे अगर मैं ये बी और सी एज कंसिडर करूँ, दिस वेक्टर इज बी, दिस इज सी, सो बी और सी के बीच का एंगल है 60 डिग्री. ऑब्वियस है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल और फेसेस हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रन है, सब कुछ सिमेट्रिकल है. तो 2 कंसेक्यूटिव एजेस के बीच का एंगल तो पूछा नहीं जाएगा, वो बहुत ही ईजी है. तो और क्या हम देख सकते हैं, एंगल बिटवीन एन एज एंड अ फेस दैट इज़ नॉट कंटेनिंग दैट एज. इसका क्या मतलब, जैसे अगर मैं एज ओ ए कंसिडर करूँ, ठीक है, ओ ए एज, तो कौन सा फेस है जिसमें ये वाला एज मौजूद नहीं है ना. ऐसे 2 फेसेस हैं, एक तो जो हमारा शेडेड पोर्शन दिख रहा है ए बी सी वाला, या फिर एक ये जो ओ बी सी वाला करके फेस है ना, ये भी हो सकता है. तो एक चलो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ओ बी सी फेस. ठीक है, अब एक फेस में जो कि एक प्लेन है बेसिकली, और एक वेक्टर है हमारे पास ओ ए, इनके बीच का एंगल कितना होगा ये हमको बताना है. ठीक, अब ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें. जैसे अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ऐसा बनाऊँ जो बी और सी का रिजल्टेंट होगा, एक तरीके से एंगुलर बाइसेक्टर एंगल बी ओ सी जो दिख रहा है, जो 60 डिग्री एंगल है, उसको बाइसेक्ट करने वाला एंगल. ठीक है, तो ये एक वेक्टर होगा जो कि बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ओ बी ओ सी को. सो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी प्लस सी. ये देख सकते हैं हम लोग, बी प्लस सी हम करेंगे तो जो हमारा मीडियन वाला ये वाला वेक्टर मिल जाएगा. क्योंकि ये इक्विलैटरल है तो वही हमारा एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा. तो अब हम समझ सकते हैं, यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमसे पूछा गया है. ठीक है, तो दिस एंगल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्लस सी. अब हम लेमडा टाइम्स बी प्लस सी रखें. एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है मैग्नीट्यूड वगैरह की खास ज़रूरत है नहीं, तो हम लेमडा नेगलेक्ट भी कर सकते हैं. सो वी हैव टू जस्ट obtain the angle between vector A and vector B plus C. तो इनका डॉट लिया हमने और डिवाइडेड बाई इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट. ये हमारा अगर थीटा एंगल है ये वाला, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से. ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी
डिवाइडेड बाई मॉड ए एंड मॉड ऑफ बी प्लस सी, ये आ गया। ठीक है, रेगुलर है, टेट्राहेड्रन रेगुलर है, तो हमारा मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी, ये सब कुछ इक्वल है। चलो हमने सब जो है वो अल्फ़ा के इक्वल मान लिए। ठीक, तो और हर दो ये जो एंगल है ए और बी के बीच का, ये इक्वल है बी और सी के बीच का एंगल, फिर से ये इक्वल है हमारे सी और ए के बीच का एंगल, ये सब कुछ 60 डिग्री के इक्वल है। तो इन सब बातों का अगर हम यूज करें यहाँ पे, सो वी विल बी हैविंग cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मिल जाएगा, मॉड ए दैट इज अल्फ़ा, मॉड बी अल्फ़ा एंड cos ऑफ 60 डिग्री, प्लस फिर से ए डॉट सी अगेन अल्फ़ा इंटू cos 60 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई मॉड ए, हम ये अल्फ़ा मान के चल रहे हैं। फिर b प्लस सी क्या हो जाएगा, b प्लस सी का मॉड, ये कैलकुलेट करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर लें एक बार। सो इट विल बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड बी मॉड सी कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर एंड cos 60 is 1/2, so this comes out to be 3 alpha square basically, so mod of b plus c would be √3 अल्फ़ा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं √3 अल्फ़ा। ठीक, तो अल्फ़ा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में जो है हमारे पास cos 60 प्लस cos 60 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 आ जाता है 1, और डिनोमिनेटर हमारा √3 है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू जो है वो आ जाता है cos इनवर्स 1/√3। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक एज और एक ऐसा ट्रायंगुलर फेस जो उस एज को कंटेन ना करता हो, जैसे इस केस में हमने एज, मैंने ओ ए एज कंसिडर किया और ये वाला फेस कंसिडर किया, इस फेस का नाम है ओ बी सी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आ गया cos इनवर्स 1/√3। अब ऐसे जितनी भी और पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, सबका आंसर यही रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, रेगुलर टेट्राहेड्रन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे दो फेसेस के बीच का एंगल कैलकुलेट की। दो फेसेस मतलब दो प्लेन्स बेसिकली है ना, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। तो चलिए कोई दो फेस कंसिडर कर लिया जाए। एक फेस ये मान लेते हैं जिसका नाम है ए ओ बी, और एक फेस हम लोग इसको मान लेते हैं जिसका नाम है बी ओ सी या ओ बी सी। तो इन दोनों फेस के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। दो फेसेस के बीच का एंगल मतलब उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब इनके नॉर्मल अगर ड्रॉ करूँ मैं, ठीक है, जैसे ये नॉर्मल, चलो मान लिया मैंने ओ बी सी फेस का, ठीक है, ऐसे ही कुछ नॉर्मल हो गया हमारा ए ओ बी फेस का। ठीक है, ये n1 वेक्टर। तो इन दो वेक्टर जो कि ये नॉर्मल्स हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा यही हमारा दो फेसेस के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक, अब ये नॉर्मल वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल ऑफ फेस ए ओ बी का, तो ए ओ बी का जो नॉर्मल है, जो कि इस केस में मैंने n1 वेक्टर लिख रखा है, दिस इज नथिंग बट you can see OA cross OB, or I can say A cross B simply, because again these vectors are position vectors are, we are assuming A, B and C position vector. This is A vector, this is B vector and this one is C vector. Okay, so this A cross B is normal of the face AOB. Similarly we can say normal of face OBC. OBC normal would be OB cross OC, OB cross OC, or I can say B cross C. So whatever be the angle between these two normals will be our angle between the two faces. Okay, so let us consider this angle to be theta. So we'll write cos theta as A cross B dot B cross C and divided by
mod of A cross B into mod of B cross C. Okay, so let us simplify. We can consider this numerator to be scalar triple product. Scalar triple product जैसा अगर इसको consider करें, then we can interchange these signs of cross and dot. Okay, you know the property for this scalar triple product, that this cross and dot sign can be interchanged. So if we do that, we will be having A dot B cross C, like that. Okay, obviously bracket will be here, and divided by, you can visualize that these two terms are mod of A cross B and mod of B cross C will be same. And what will be the value? Mod of A cross B will be mod A mod B into sine of angle between them. If we are assuming this mod A to be alpha, then it will be alpha square root 3 by 2. Okay, so root 3 by 2 alpha square. Okay, so alpha square root 3 by 2, again alpha square root 3 by 2, and numerator will be vector triple product. This is vector triple product. We will write from the middle term B dot C into B vector minus B dot B into C vector. Okay, divided by alpha power 4 into 3 by 4. Okay, what is B dot C? If I further simplify this, this will be A dot B into B dot C minus B square A dot C divided by alpha power 4 into 3 by 4, and this will be A dot B. A dot B was this alpha square upon 2. B dot C will be also equal to alpha square upon 2. A dot C is also equal to alpha square upon 2, and B square is alpha square. Okay, so alpha square upon 2 into alpha square upon 2 minus alpha square into alpha square upon 2 divided by alpha power 4 into 3 by 4. Okay, so alpha to the power 4 will be cancelled. So we will be having, if we are interested in finding acute angle, we can put a modulus sign here. Okay, so we will be having 1 by 2 minus 1 by 4 is 1 by 4 upon 3 by 4, means 1 by 3. 4 will be cancelled, so cos theta will be 1 by 3, so theta will be cos inverse 1 by 3. Obviously this is acute angle. For obtuse angle, another angle will be this pi minus cos inverse 1 by 3. Okay, so this is the angle between any two faces. Okay, you can consider any two faces, they will be consecutive faces only. So let us move out to the determination of height of this regular tetrahedron. So we are having this position vector 0, A, B and C, and we are interested in finding this height. Okay, let me call this height as h. Okay, what we can do in order to find this height, we can take projection of any of these three vectors. It means A vector, B vector or C vector, any one of these three vectors, projection of any one of these three vectors upon the normal vector to the base. Okay, if the height is considered
by taking this ABC face as its base. So we will take the projection of any one of this A, B and C vector upon the normal vector which is normal to the face ABC. Okay, so how to get normal of the face ABC? This vector will be B minus A and this vector will be C minus A. The cross of these two vectors will be this normal vector. So this will be B minus A cross C minus A. So I can solve it to get B cross C minus A cross C, B cross C minus A cross C, then minus B cross A, and A cross A will be 0. Okay, so we can arrange this to be in form A cross B plus B cross C and plus C cross A. So this is our normal vector, normal to the, let me write it, normal to the face ABC. ओके, ये जो ABC फेस का नॉर्मल है, इसके ऊपर अगर हम इन तीनों में से किसी एक का भी, चाहे A का, चाहे B वेक्टर का, चाहे C वेक्टर का, किसी एक का प्रोजेक्शन ले लें तो जो है हमारा हाइट आ जाएगा h, है ना। तो कोई भी हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट h द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन किसके ऊपर, इसके ऊपर, नॉर्मल के ऊपर। तो आपको याद होगा जिस वेक्टर के ऊपर हम प्रोजेक्शन लेते हैं उसके यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट लेना होता है। सो यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। ठीक, अब आप ये देख सकते हो यहाँ न्यूमरेटर में इसके साथ A का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और इसके साथ भी A का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो वी विल बी हैविंग ओनली A B C, A डॉट B क्रॉस C will be, A dot B cross C will be nothing but scalar triple product ABC and divided by I can write this denominator as twice of area of triangle ABC. ठीक है, तो अभी चूँकि इक्विलेटरल है, सारा कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर हम क्या मान के चल रहे हैं, हम लोग ये लेंथ अल्फ़ा मान के चल रहे हैं ना, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी जो साइड्स का लेंथ है वो अल्फ़ा है। तो ये √3/4 अल्फ़ा स्क्वायर एरिया हो गया उसका डबल। ठीक, अब ये जो बॉक्स प्रोडक्ट ABC है इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसको करने के लिए हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, A डॉट C, B डॉट C ये सारा कुछ पता है, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ABC बॉक्स प्रोडक्ट के होल स्क्वायर का वैल्यू होता है, ऐसा हम लिखते हैं। पहले रो में A लिख दिया, दूसरे रो में B लिख दिया, तीसरे में हमने C लिख दिया। ठीक है ना, फिर पहले कॉलम में A का डॉट लिया, दूसरे कॉलम में B का डॉट लिया और तीसरे कॉलम में C का डॉट लिया, है ना। सो दिस इज आवर बॉक्स प्रोडक्ट ABC होल स्क्वायर। What will be the value? A dot A is alpha square, A dot B is alpha square upon 2, this is alpha square upon 2, okay, alpha square upon 2, alpha square, this thing. You can take alpha square common from each of the three rows, so you will be having alpha to the power 6, and we can take 1/2 also, 1/2 common from first, second and third row, so alpha to the power 6 upon 8, and then we will be having this 2 1 1 1 2 1 and 1 1 2. Okay, so we can solve this determinant alpha to the power 6 upon 8. So this will be 4 minus 1, that is 3, minus 1, so 2 minus 1 is 1,
एंड प्लस 1 के साथ आ जाएगा 1 minus 2 will be minus 1. So this is 6 minus 2, that is 4. Okay, so 4 upon 8, let me write this 4 upon 8 as directly alpha to the power 6 upon 2. So alpha to the power 6 upon 2, sorry, because this is alpha to the power 6 upon 2 is box product ABC whole square. So box product ABC will be alpha to the power 3 upon root 2. So if we put this value here, alpha to the power 3 upon root 2. Okay, so height will be, finally we get height as alpha cube upon root 2 multiplied by this 2 upon root 3 alpha square. So this will be alpha upon, yeah, I can say this alpha into root of 2 by 3. This will be our height. What is alpha? Alpha is obviously the side, the edge length of regular tetrahedron. Okay, so this was the height of regular tetrahedron. What if we are asked about the angle between opposite edges? What are the opposite edges? If I am considering this AB as one edge, its opposite edge will be this OC. Opposite means that edge which has nothing in common, no point in common between this AB. Okay, there are 6 edges in total. If we are considering this AB edge, then BC has 1 point common, BO also has 1 point common, this OA has also 1 point common, and AC is also having 1 point in common between AB. So we are left with only OC edge. Okay, so how to calculate the angle between these two opposite edges? Okay, it's very simple. Let us just consider these position vectors as ABC vectors. So we are about to find the angle between this AB vector and this C vector. Okay, if we are considering this angle as theta, so AB vector, that is B minus A vector, and C vector, OC vector, is obviously C vector. Okay, so dot product and divided by their product of their magnitude. Okay, so this numerator is clearly B dot C minus A dot C. Okay, no matter what the denominator is, numerator is 0. So cos theta comes out to be 0, and it means theta is what? Pi by 2 or 90 degree. So in case of regular tetrahedron, the angle between opposite edges is 90 degree. Okay, how many pairs of opposite edges are there? You can see there are 6 edges in total, so there will be 3 pairs of opposite edges, and all these 3 pairs of opposite edges are what? Perpendicular. This type of tetrahedron is called as orthocentric or orthogonal tetrahedron. This is just a name that you must remember. That tetrahedron in which all the 3 pairs of opposite edges are perpendicular. In fact, you can also prove that if 2 pairs of opposite edges are perpendicular, then the third pair will automatically be perpendicular. Okay, so regular tetrahedron is orthocentric tetrahedron also. Orthocentric definition goes like this: if all the 3 pairs of opposite edges are perpendicular, then that tetrahedron will be orthocentric
or in other words we can say orthogonal. Okay, so this is all about regular tetrahedron. Now let us move towards this JEE advanced problem from I am taking this previous 3-year problems, okay, from 2017 to 19, 2017, 18 and 19. Okay, and let us check that whatever we have learned so far, is it sufficient enough to solve these questions or not. Okay, so here is the first question, that is from JEE Advanced 2019 paper 1. It says L1 and L2 are these two lines. This one is L1 and this one is L2. Okay, these are two lines respectively. Okay, if L3 is a line which is perpendicular to both L1 and L2, let me roughly draw this L1, this is L1, and let me call this as L2. You can check, first you can observe these lines are not parallel because their parallel vectors are not collinear. Also you can check that these L1 and L2 lines, if you calculate the sorted distance between L1 and L2, it will not be 0, it means these are skew lines. Okay, you can check for that. So these are skew lines. What we are asked? We are asked to find a line L3, the equation of a line L3 which is perpendicular to both the lines L1 and L2, which is perpendicular to both the lines L1 and L2. So let me call this point as A and B. Okay, so this is nothing but the line of shortest distance. We have already done it, we have already did it. Okay, in our video lectures, I don't remember the lecture number, but you can see by yourself, okay, how to determine the equation of this line of sorted distance. You can consider this point A which is lying on the line first in general form, also the line this point B which is lying on the line 2, and then you can write this AB vector. Okay, AB vector will be in terms of, because line L1 here, line L1 is given in terms of this lambda, line 2 is given in form of mu. So this point will be in terms of lambda, this point will be in terms of mu, this AB vector in terms of lambda and mu. Okay, so how to find the value of this lambda and mu? Because line AB is perpendicular to both the lines L1 and L2, it means whatever this AB vector that we have calculated here, okay, its dot product from B1 vector will also be 0 and dot product from B2 vector will also be 0. What is B1 and B2? I am taking this vector as B1 and this vector as B2, parallel vectors of the line. Okay, so there will be two equations in terms of lambda and mu, and we can easily calculate, and after putting the value of lambda and mu we get the points A and B, and then we can get what is the equation of line AB. Okay, so you will solve by yourself. Let us move on to next question. It says there are three lines given. Okay, let me name it the line L1, L2 and L3. Okay, these three lines, all three lines are cutting our plane this x plus y plus z equal to 1 at some point A, B and C. So we can easily calculate this point of intersection A, B and C. How? Because any point on this line L1 will be like this, this lambda comma 0 comma 0. So if we put this lambda 0 0 in our plane, because it is intersecting the plane, so lambda comes out to be 1. It means the point A is 1 comma 0 comma 0. Any point on line 2, I can take any point on line 2 as this mu comma 0. Okay, if I put this point mu 0 in the plane, mu
will be 2 mu will be equal to 1, so mu will be 1 by 2, so b comes out to be 1 by 2 1 by 2 comma 0. And if I consider any point on this line L3, it will be of the form mu comma mu comma mu. So if you put this point in the equation of plane, mu comes out to be 1 by 3 and c will be 1 by 3 1 by 3 comma 1 by 3. So if we are having the coordinates of all these points a, b and c, we can easily calculate what is the area of triangle. Okay, so you will just have to calculate area of this triangle ABC. I hope you know how to calculate the area of triangle whenever these points are given or position vector of the points are given. Okay, so this is taken as lambda. If you calculate what is the value of lambda, you can easily get what is the value of square of 6 lambda. Okay, sorry, delta, square of 6 delta. This is delta. Okay, so this is again an easy question. Let us move on to the next question, and this is again we are given these three lines L1, L2 and L3. Okay, these all the lines are written in vector form. Okay, what is the question? The question is, for which point Q, it means out of these four options, which point, for which of the point Q, basically these are Q points. Okay, the question is, can we find a point P on L1, any point P on L1 and any point R on the third line, this L3. Okay, so that P, Q and R points must be collinear. The question is, क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि L2 लाइन के ऊपर किसी पॉइंट Q के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में, फॉर विच ऑफ द Q पॉइंट, इसका मतलब कि ये Q पॉइंट ही है ना, तो इनमें से कौन से पॉइंट के लिए L1 पे एक P पॉइंट और L3 पे एक R पॉइंट हम ऐसा पता कर सकते हैं जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स P, Q, R जो है वो कोलिनियर हो जाए। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। तो पहले तो हम कोई भी पॉइंट P अगर हम लिखना चाहें L1 के ऊपर, इट विल बी lambda 0 0, Q that is the point on L2, it will be I cap तो है नहीं, so it will be 0 mu 1 and R will be, R is on L3, so it will 1 1 mu. These are these 3 points. Okay, if P, Q, R, these points are collinear, if these points are collinear, this clearly means that PQ vector is collinear to QR vector. So I can write it like this: PQ vector equal to some scalar alpha times Q R vector. Okay, so what will we get? PQ vector is this Q minus P, so it will be minus lambda I cap plus mu j cap plus k cap. Okay, and alpha times Q R vector will be position vector R minus Q, so it will be 1 minus 0 I cap plus 1 minus mu j cap plus mu minus 1 into k cap. Okay, okay, fine. The components of I, j and k we can compare, because I, j, k vectors are linearly independent vectors. So by comparing I component, we get minus lambda equal to alpha. By comparing j component, we get mu equal to alpha times 1 minus mu. By comparing k component, we are having this 1 equal to alpha times mu minus 1. Okay, okay, yes. So we are required to find this Q vector, no? So what was Q point? Q point was 0 comma mu comma 1. It means mu j plus k cap.
म्यू जे प्लस के कैप। सो के कैप तो चारों ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब बस हमें म्यू का वैल्यू देखना है कि वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अब देखो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि म्यू का वैल्यू जो है वो 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि म्यू का वैल्यू अगर 1 हो गया तो उस केस में क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू ऐसा 0 आने लगेगा। म्यू का वैल्यू अगर हम 1 रखें यहाँ पे, सो 1 इक्वल टू 0 आने लगेगा, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। सो म्यू कैन नॉट बी 1। इफ म्यू कैन नॉट बी 1, it means option D rejected. Okay, further mu cannot be 0 also. Mu cannot be 0 also, because mu, if mu is 0, then we will be alpha equal to 0, and alpha equal to 0 means what, this lambda equal to 0. If lambda equal to 0, then L1 line would be what, r equal to lambda I cap. It means r equal to 0. R equal to 0 is nothing but 0 comma 0 comma 0. This is not a line. Okay, so it means lambda, sorry, this mu cannot be 0 also. If mu is not 0, it means from here the j component must be present. Okay, if mu is not 0, it means the option k cap, it means the second option is also get rejected. Okay, you can check for these two values, mu can be 1 by 2, it can also be minus 1 by 2. Okay, so these two are correct answer choice. Let us move on to next question. What does it say? We are having a vector, b vector are two vectors. Okay, consider a c vector which is nothing but a linear combination of a and b. Obviously alpha and beta are some real numbers. Okay, if the projection of c on this vector is this, okay, we know how to calculate the projection. So let us write projection of c on a plus b. So it will be this. This is given as 3 root 2. Just put the value of c, it will be alpha a vector plus beta b vector dot a plus b upon mod of a plus b. What is a plus b? A plus b is 3i cap plus 3j cap. Okay, so mod of this will be what, root of 18. Root of 18 is 3 root 2. Okay, so this is 3 root 2. Alpha a square plus beta b square plus alpha a dot b plus beta a dot b. So it will be alpha plus beta a dot b, and this is 3 root 2 multiplied by 3 root 2 is 18. So a square, what is a square? A square is 4 plus 1 plus 1, 6. So 6 alpha. B square is also 6, so 6 beta, and this alpha plus beta. What is a dot b? We can calculate a dot b is 2 plus 2 minus 1, it's 3, equal to 18. Okay, so 3 plus 6, if we take out common 6 from here, so it will be 6 plus 3, 9 times alpha plus beta is 18. So alpha plus beta is nothing but 2. अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिल चुका है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। We have to find the minimum value of this thing. Okay, so this is C minus A cross B dot C. Okay, let's calculate. What is this? C square minus A cross B dot C. Okay, this will be 0. How? Because C is the linear combination of A and B. It means A, B and C are linearly dependent.
linearly dependent scalar triple product of linearly dependent vectors, 3 linearly dependent, it means these 3 are coplanar vectors, so it will be 0. Okay, so c square, what is c square? This is alpha square a square plus beta square b square and plus 2 alpha beta into a dot b. Okay, a square is 6, so b square is also 6, so 6 times alpha square plus beta square plus 2 alpha beta, a dot b is 3, so 3 into 2 is 6. Okay, we're taking the 6 as common, we are having this alpha square plus beta square plus alpha beta. Okay, we know what is the value of this alpha plus beta, so write this as alpha plus beta whole square minus alpha into beta. Okay, and alpha plus beta is 2, so it will be 2 square minus alpha into beta. In order to minimize this value, वो थोड़ा ए ओ डी वाला कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा, है ना. मुझे मान लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा को जो है वो मैक्सिमाइज़ करना है, चूँकि ये पूरी चीज़ को मुझे मिनिमाइज़ करना है, तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होगा, इस पूरी चीज़ की वैल्यू जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी. तो इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि बीटा का वैल्यू हमने 2 माइनस अल्फ़ा यहाँ रख दिया, सो दिस इज़ 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर. और आई होप ये डिफ्रेंशिएशन वाला तरीका आपको पता होगा. अल्फ़ा के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करा तो ऐसा कुछ आया, फिर इसको हमने 0 पुट किया तो अल्फ़ा कितना आ गया 1. ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा इक्वल टू 1 है यही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया. और अल्फ़ा अगर 1 है तो वहाँ से बीटा भी 1 आ जाएगा. बाकी फर्दर ये सेकंड डेरिवेटिव जो है वो चेक आप कर सकते हो. सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से दिख रहा है, ठीक है ना. ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था ये, तो सेकंड डेरिवेटिव तो सामने दिख रहा है -2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब यही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. तो अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू 1 आया, तो वहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ व्हाट 1 इंटू 1 दैट इज़ 1. सो अगर वो मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, सो द आंसर विल बी दिस 18. ओके, सो दिस बिकम्स आवर आंसर. अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जनरली ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना जिसमें एक से ज़्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हो. अब इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक हमने सिंपल अपना प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज करा, फिर हमने सिंपल ये तो हम सिंप्लीफाई ही कर रहे थे, यहाँ तक कुछ नहीं. फिर यहाँ जाके इस स्टेज में AOD का कॉन्सेप्ट लगवा लिया हमसे, ठीक है ना. तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आता है हमको. आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन है 2018 जेईई एडवांस पेपर 1 का. क्या है क्वेश्चन? P1 P2 दो प्लेन्स हैं हमारे पास में, P1 P2 ये दो प्लेन्स हैं. 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है ये देखना है. ठीक है, जनरली ऐसा मल्टीपल चॉइस जो 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन में एक क्वेश्चन होता है. हर ऑप्शन में एक क्वेश्चन, मतलब दीज आर बेसिकली, मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेसिकली 4 क्वेश्चन है ना, तो वो चारों क्वेश्चन वाले, लेकिन जनरली वो आसान क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें, है ना. जैसे आप देखो यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 उसका डायरेक्शन रेशियो पूछा है. तो अगर हमारे पास ये P1 है और ये P2 है, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला वेक्टर तो हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है कि ये N1 क्रॉस N2 के पैरेलल आता है, जहाँ पर N1 है हमारा नॉर्मल वेक्टर एक प्लेन का, N2 है हमारा नॉर्मल वेक्टर दूसरे प्लेन का. तो N1 क्रॉस N2 लिख लेंगे, वहाँ से वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है. आई होप आपको याद होगा ये, तो वहाँ से दिख जाएगा ये. फिर अगला क्वेश्चन है कि ये वाली जो लाइन है
ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो कुछ नहीं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो आप लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर आप लिख ही चुके हो n1 क्रॉस n2। बस वहाँ से आप ये जो लाइन, इस गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर है, बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो वो देख लेना है। एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस n1 क्रॉस n2। एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन्स के बीच का एंगल मतलब उनके नॉर्मल के बीच का एंगल, तो वो आप देख ही सकते हो बहुत ही ईजिली। तो बोल रहे P3 इज अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। मतलब P3 इज परपेंडिकुलर टू P1, P3 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू P2। इसका मतलब ये है कि P3 का जो नॉर्मल है, अगर हम n3 माने तो वो परपेंडिकुलर है n1 के, और n3 परपेंडिकुलर है n2 के। यहाँ से क्या दिख रहा है कि n3 परपेंडिकुलर टू बोथ n1 एंड n2। जैसे ही ये दिखा परपेंडिकुलर टू बोथ, इसका मतलब कि n3 इज पैरेलल टू व्हाट, n1 क्रॉस n2। तो n1 क्रॉस n2 हम पहले ही लिख के बैठे हैं, ठीक है। वहाँ से हमारा जो है n3 वेक्टर नॉर्मल वेक्टर P3 का मिल जाएगा, और पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आपने देखा हर ऑप्शन इजी है, बट ये है कि थोड़ा काम लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, और वो भी कैसे यूनिट वेक्टर हैं। डॉट प्रोडक्ट 0 दिया है, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी। एक्स और वाई कोई रियल नंबर है, मतलब स्केलर्स हैं, ठीक है। तो सी का वैल्यू एक तो ये दे रखा है इन्होंने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड ए क्रॉस बी। सी का मैग्नीट्यूड गिवन है, सी का एंगल गिवन है, एंगल बिटवीन सी एंड ए अल्फा, एंगल बिटवीन सी एंड बी इज ऑल्सो अल्फा, इक्वली इंक्लाइंड लिख रखा है। फिर अभी 8 कॉस स्क्वायर अल्फा बताना है, ठीक। अब सी और ए के बीच का एंगल अल्फा है, इस बात का यूज करने के लिए इसका मुझे सी के साथ में डॉट ले लेना चाहिए। तो ए के साथ में डॉट लिया तो देखो ए डॉट बी यहाँ से 0 बन जाएगा, और ए डॉट ए क्रॉस बी वो भी 0 बनेगा। बस यहाँ से ए डॉट ए हमारा यूनिट वेक्टर था तो वो 1 ही आ गया, मतलब एक्स। सी डॉट ए इज़ एक्स। और अगर हम इसका बी के साथ में डॉट लें तो सी डॉट बी वो देख लो, वो आ जाएगा वाई। इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या है, सी डॉट ए, एक चीज़ और देखो यहाँ से, सी डॉट ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, मॉड सी यानी कि 2, ए का मैग्नीट्यूड तो 1 है, इंटू कॉस अल्फ़ा, सी और ए के बीच का एंगल अल्फ़ा है, तो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स है, और यहाँ से 2 कॉस अल्फ़ा ये भी आएगा तो इक्वल टू वाई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों सेम ही है। तो अगर एक्स और वाई दोनों सेम है तो अब मैं सी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, वाई की जगह पे एक्स लिखा तो एक्स कॉमन, तो ए प्लस बी बन गया, और प्लस बन गया मेरे पास में ए क्रॉस बी, ऐसा करके, ठीक। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये ढूंढना है कि एक्स और वाई का वैल्यू, चूँकि दोनों सेम ही है, तो एक्स का वैल्यू मिल जाए अपने को। एक्स का वैल्यू कैसे मिलेगा, क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ पे मॉड लेके स्क्वायर कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सी के मॉड का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब उसके मॉड का होल स्क्वायर। तो चलो मैं पहले ऐसे लिख ही लेता हूँ, और यहाँ भी इसके मॉड का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab वाला जो टर्म आएगा वो कुछ ऐसा होगा, इन दोनों का डॉट, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी इज, अगर ये ए है इधर बी है, तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी मौजूद है। ए प्लस बी मतलब उसी प्लेन में है, तो अब इसलिए परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0। तो अब हमारे पास क्या बचा, 4 इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 प्लस ए डॉट बी वो 0 है, यहाँ से ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस बी
का मैग्नीट्यूड मैंने ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो साइन 91, तो इसका होल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो क्या दिखता है यहाँ से 4 - 1 3 एक्स स्क्वायर है हमारे पास 3/2 के इक्वल। ठीक है ना, तो बस अब यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए तो स्क्वायर कर लिया, 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखा 3/2, ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 8 कॉस स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 3 आ गया, ये 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं, सारा कुछ पढ़ा हुआ है हमारा, सब कुछ कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो this question says that P is any point in the first octant and whose image Q, it means the Q is image of P, okay, in the plane, in some plane x plus y is equal to 3, okay, and Q lies on the z axis, okay. The image Q, also in the bracket it is written, you can read this statement, okay. It is written that the PQ line is perpendicular to the plane. So let me take this point as P, okay. It has some image at Q, and Q is any point on the so Q is any point on z axis. It means we can take this coordinate of Q as 0, 0, z1, okay. Okay, so we can write this equation of line PQ, because PQ is perpendicular to the plane. It means PQ is parallel to the normal to the plane. What is normal to the plane? This is I cap plus j cap. So let us write what is the equation of line PQ. This is passing through 0, 0, z1, means x minus 0 upon 1 equal to y minus 0 upon 1 equal to this z minus z1 upon 0 equal to, let me take some lambda, okay. अब हम मिड पॉइंट m जो हमारा है PQ का, उसको कंसिडर कर सकते हैं लैम्डा लैम्डा z1 इस तरीके से। ठीक है, कोई भी पॉइंट PQ लाइन के ऊपर ऐसा ही होगा। अब ये अगर मिड पॉइंट है तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी कैन राइट दिस कोऑर्डिनेट ऑफ P एज 2 लैम्डा z1, okay. Also we can substitute this m point in the equation of plane, so we will be having the value of lambda if we put this m point, because m lies in the plane also. So lambda plus lambda will be 2 lambda equal to 3 and lambda equal to 3/2. So P point is 3, 3, z1, and it is given that P has its distance from x axis as 5, okay. So x axis से distance क्या हो जाएगा इस point का, x axis से जो distance होगा that is 3 square plus z1 square under root, this is 5. So z1 comes out to be plus 4 or minus 4, but it is given that the point P is in first octant, it means z1 is equal to what, 4. So we have our P point. P point has the coordinate 3, 3, 4. Now you can easily calculate what is being asked.
This is that R is the image of P in xy plane. In xy plane, if we take the image of this P point in xy plane, okay, so that will be 3 comma 3 comma minus. And what is the length of P? Length of P is what? 8 PR. Length of PR is 8. So this is our answer. Moving on to next question. This is again an JEE Advanced problem 2018 from paper 2. It says we have a cube okay, so this is a cube which is placed in first octant, okay, first octant. So this is our x-axis, y-axis, z-axis, origin. OP, OQ, OR are the lengths 1 which are respectively in the direction of x-axis, y-axis, z-axis. So this is our P, Q, and this is R. Okay, so this is 1 comma 0 comma 0, so 0 1 0, and this will be 0 0 1. O is origin, obviously. S is the center of the cube, it means the midpoint of diagonal. T is the vertex of cube opposite to the origin O, means this is our T, and the coordinate of this will be 1 comma 1 comma 1. Okay, so this is our diagonal, and this point S has its coordinate 1 by 2 1 by 2 1 by 2. Okay, now we are having these vectors. P is SP vector. We have the point P, we have the point S, so we can calculate SP as P minus this. So 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 I cap, and then it's minus 1 by 2 j cap and minus 1 by 2 k cap. Similarly, you can write what is Q, what is R, what is P, Q, R, T, what is T vector. Okay, very simple. And then you can easily calculate this P cross Q and its cross with the cross product of R and T. Okay, this is again a very easy question. Moving on to next question. It says that you have to find the equation of plane that is passing through this, and again the plane is perpendicular to these two planes. Again very easy, no need to explain. Question number this 38. Next question says if O is the origin and PQR is any arbitrary triangle, let us draw any arbitrary triangle PQR having its position vector small pq and r vectors, okay, such that the point S, okay, what is point S out of these four options? Centroid, incenter, circumcenter, orthocenter, which is satisfying this relation. Okay, so what is this relation? OP, if O is origin, OP is nothing but position vector of P, that is P. OQ is Q plus R dot S equal to R dot P plus Q dot S. This is first part. Okay, let us try to solve this only first. So if we combine this P terms, we will be having this P dot Q minus R equal to, or let us transpose this term also in left hand side. Okay, so R dot S minus Q dot S, if minus S is being taken common, so we'll be having Q minus R equal to 0. So Q minus R dot P minus S equal to 0. What is Q minus R? Q minus R is this thing, okay, RQ vector.
What is P minus S? Let us consider this is S, so P minus S is this, okay, SP vector. So these two are perpendicular. Similarly, by considering these last two terms, okay, you can check this QS will be perpendicular to PR, and hence correct answer will be orthocenter. Okay, let us move to next question. It is a paragraph type question having two questions based on the information this. Okay, O is the origin. OX, OY, OZ are three unit vectors in the direction of the sides of the triangle PQR. Let us draw some triangle PQR. Okay, this is PQR. OX is in the direction of QR, so this is OX vector, unit vector. Okay, OY is in the direction of RP. OY is in the direction of RP. OZ is in the direction of PQ. Okay, these three are unit vectors. So OX cross OY, OX cross OY magnitude will be sine of angle between OX and OY. What is the angle between OX? This vector and this vector. And the angle is pi minus r. Okay, why pi minus r? Because in order to take the angle you have to make these vectors coterminal. Okay, so this is the angle between these two vectors, that is pi minus r. So these are unit vectors, magnitude is 1, pi minus r is nothing but r. Sine r can also be written as sine of P plus Q. Okay, we can write, because PQR are the angles of a triangle, so P plus Q plus R is what? Pi. So R can be written as pi minus this. Okay, so this is sine of P plus Q. Okay.